अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा कराची जाने का बड़ा दिल करता था। मैंने कई बार अब्बू से कराची चलने की ज़िद भी की थी, मगर टाइम की कमी की वजह से अब्बू अब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए थे। ये मेरी पहली ख्वाहिश थी जो अब तक पूरी ना हो सकी थी। मेरे दोस्त ताबिश को भी कराची जाने का बड़ा शौक़ था। जब हम पेपर से फारिग हुए तो हमने फ़ैसला किया कि इस बार कराची लाज़मी जाना है। जब इस बात का जिक्र मैंने अपने अब्बू से किया तो पहले वो ना माने, फिर मेरी ज़िद के आगे मजबूर हो गए। फिर उन्होंने मेरे चचा से इस बाबत पर बात की। चचा ने कहा कि आप लोग आ जाइए, अभी यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। एक इतवार दोपहर 2 बजे मेरा दोस्त ताबिश अपने घर वालों से इजाज़त लेकर आ गया। फिर अब्बू हमें लेकर कराची रवाना हो गया। हैदराबाद से कराची तक का सफ़र कोई इतना लंबा ना था, मगर चूँकि हम पहली बार सफ़र कर रहे तो इसलिए हम थक भी गए थे, मगर हमें इतनी खुशी थी कि हम कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे। फिर जब कराची शुरू हुआ तो हमारे दमकते चेहरे देखकर अब्बू मुस्कुराने लगे। हम चचा के घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। हमारे चचा लांडी में रहते थे। जब हम घर पहुँचे तो चचा ने हमारे लिए चाय के साथ अच्छे खासे नाश्ते का भी इंतज़ाम कर रखा था। नहा धोकर फारिग होकर हमने चाय पी और नाश्ते से इंसाफ किया। बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अब्बू ने कहा, चलो अब हमें सोना चाहिए, मुझे कल वापस जाना है। चचा ने कहा, भाई आप कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, काम तो होते रहेंगे। चचा के बेहद इसरार पर अब्बू 3 दिन के लिए रुक गए, मगर तीसरे दिन अब्बू हमें चचा के पास छोड़कर वापस हैदराबाद चले गए। अब्बू के साथ घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उनके जाने के बाद हम उदास हो गए। चचा ने जब ये देखा तो हमारी उदासी दूर करने के लिए हमें सी व्यू ले गए। समंदर के किनारे आकर हमारी सारी उदासी दूर हो गई। यहाँ हमने खूब इंजॉय किया। दूसरे दिन भी हमारा थकन से बुरा हाल था। चचा हमें आराम करने का कहकर खुद काम पर चले गए। हमने खूब आराम किया, जिससे हमारी थकन दूर हो गई। वो सारा दिन हमने आराम करके गुजार दिया था। जाते हुए अब्बू हमें अच्छे खासे पैसे दे गए थे। फिर चचा भी जेब खर्च मना करने के बावजूद भी दे दिया करते थे, इसीलिए हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं थी। उस दिन शदीद धूप पड़ रही थी। दोपहर 1:30 बजे का वक्त हुआ। भूख से मेरा बुरा हाल था। सालन जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जबकि ताबिश खाना खा चुका था। ताबिश खाने से फारिग होकर अब आराम से बैठा था और मुझे भी खाना खाने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने देखा कि मैं किसी भी तरह खाना खाने को राज़ी नहीं हूँ तो कहने लगा, भाई तो बाज़ार से कुछ लाकर खा ले, मुझे काफ़ी देर से बिरयानी याद आ रही थी। इसका इज़हार मैंने ताबिश से किया तो वो बोला, अच्छा जब भी तो मैं कहूँ सालन क्यों अच्छा नहीं लग रहा, चलो बिरयानी ही लाकर खा लो। मैंने कहा कि बिरयानी लेने के लिए मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तू भी साथ चलेगा। तो वो कहने लगा, मुझे तो माफ़ रख, इतनी गर्मी में मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। इसके इनकार पर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसे ही भूखा रहूँगा। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर बोला, उठो जल्दी करो, लेकिन बता देता हूँ कि आइंदा इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, हाँ मत जाना, अभी तो चलो, भूख से मेरा बुरा हाल है। फिर हम दोनों बिरयानी लेने के लिए चल दिए। हम दोनों बातें करते हुए एक जगह से गुजर रहे थे कि हमें अपने पीछे किसी औरत की आवाज़ आई जो हमें रुकने को कह रही थी। मैंने रुक गया तो ताबिश ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और कहा, सीधा चल। मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा, यार देखने दो, न जाने क्या वजह है जो उसने हमें रोका है। ये कहकर मैं इस औरत के पास गया जो पर्दे की ओट में खड़ी थी। मैंने करीब जाकर पूछा, क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया है? वो कहने लगी, बेटा मुझे चीनी ला दो, मेरे घर में चीनी लाने वाला कोई भी नहीं है, मेहरबानी करके तुम मुझे चीनी ला दो। उसके इल्तिजाइया अंदाज पर मुझे रहम आ गया और मैं इनकार ना कर सका और पैसे लेने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। उसने कुछ मुड़े तोड़े नोट मेरे हाथ में थमाकर कहा, इन पैसों में जितनी चीनी आए ले आओ। उससे पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ में चीनी लेने चल दिया। हम चीनी लेकर आए तो वो औरत घर के अंदर जा चुकी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। थोड़ी देर में वो औरत बोली कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाने लगा तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर जाने से रोका और मुझसे कहने लगा, यार पागल हो गए हो क्या, अंदर क्यों जा रहे हो, बस यहीं से चीनी दे दो और चलते हैं। आंटी चीनी ले लें, हमें देर हो रही है। बेटा तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम चीनी मुझे अंदर आकर दे जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा।
मैंने जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम उठाया तो ताबिश ने मुझे रोका और कहा, ओ भाई, क्या हो गया है तुझे? क्यों जानबूझकर मुश्किल में गिरफ्तार होना चाहता है? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो कौन हमारी बात पर यकीन करेगा? उसके समझाने पर मैं ना समझा और मैं घर के अंदर जाने लगा। घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वो एक पलंग था, जिस पर कोई सफ़ेद चादर मुंह पर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। वो जो कोई भी था, शायद उसका दिमाग ख़राब था, क्योंकि इस कदर शदीद गर्मी और सहन में धूप पड़ रही थी और शायद वो धूप सेंक रहा था। मैंने पलंग से नजरें उठाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। सामने किचन था, उसके बराबर में कमरा, लेकिन ये घर बहुत ज्यादा खामोशी में डूबा हुआ था। जब मुझे वो आंटी नजर न आई तो मैंने आवाज़ देना शुरू कर दी, आंटी, आंटी, आप कहाँ हैं? प्लीज़ अपना ये सामान ले लें, मुझे देर हो रही है। सहन के बीच पलंग पर लेटे इस वजूद से आवाज़ आई, बेटा यहाँ दे जाओ। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी गर्मी में पलंग पर लेटकर ये चादर ओढ़कर लेटने की क्या तुक है। मैंने गौर से इस वजूद को देखा जो बेहस हरकत पड़ा था। मैंने इस वजूद को देखकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। फिर मैंने हिम्मत करके इस पलंग की तरफ हाथ बढ़ाया और चीनी वहीं रख दी और पैसे भी वहाँ रख दिए जो बच गए थे। और मैंने कहा कि आंटी, मैंने पैसे और चीनी रख दी है, आप उठा लीजिएगा। बाहर से ताबिश की भी आवाज़ आई, यार जल्दी करो, जल्दी बाहर आओ, क्या कर रहे हो? मैंने जैसे ही बाहर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, मुझे अपने पीछे से इस औरत की आवाज़ आई, सुनो बेटा। मैंने मुड़कर देखा तो वो औरत अब भी चादर मुंह पर डाले लेटी हुई थी। मैंने तजस्सुस के हाथों से मजबूर होकर करीब जाकर जैसे ही उस औरत के मुंह पर से चादर सिरकाई, मैं डरकर कई कदम पीछे हट गया। पलंग पर लेटे इस वजूद का धड़ तो इस औरत का सा था, मगर सर किसी बकरे सा लग रहा था जो इंतहाई भयानक लग रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी भयानक मंजर ना देखा था। खौफ व दहशत से मैं अपनी जगह सुन खड़ा था, कबल इसके कि मेरे हवास मेरा साथ छोड़ते इस वजूद में हरकत सी पैदा हुई। वो पलंग से उतरते ही उसका रुख मेरी तरफ था। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मुझ पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि बजाय दरवाजे से बाहर निकलने को जहाँ खड़ा था, इसी दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। दीवार इतनी ऊंची ना थी जिस पर चढ़ा ना जा सके, मगर बदहवासी में मैं बैठक की तरफ गया और जल्दी से दीवार पर चढ़ रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। मुझे अपने पैरों पर इस औरत के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मेरे मुंह से एक दिल खराश चीख निकली। फिर मुझे कोई होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है मेरे साथ। फिर ताबिश पर नज़र पड़ी तो मुझे तमाम वाक़या नए सिरे से याद आ गया। ताबिश ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, यार तुम मुझे यहाँ कैसे लाए? छोड़ो इस वाक़ये को, ताबिश ने टालते हुए कहा। लेकिन मेरे बार बार इसरार पर उसने बताया कि जब उसने मेरी चीख की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा मैं दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वो औरत मेरे पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे देखते ही वो औरत मेरी तरफ लपकी। मैंने कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर, जिससे वो औरत पीछे को हट गई। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फ़ौरन बाहर भागा और इस दीवार की तरफ गया जिस पर तुम आधे अंदर और आधे बाहर की तरफ लटके हुए थे। तुम्हारी चीख सुनकर वहाँ एक साहब आ गए थे। मैंने उनकी मदद से तुमको दीवार से नीचे उतारा। इस दौरान वहाँ एक और 2 लोग और आ गए थे। इन सबको जब ये बात मालूम हुई तो उनमें से एक साहब बोले, अरे बेटा, ये घर तो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ तो बहुत लोगों ने किराए पर रहने की कोशिश भी की, मगर उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर घर छोड़कर फरार हो गए। मैंने कहा कि अंकल, यहाँ से मेरे दोस्त को ले चलें। फिर उनकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ ले आया। उन्होंने रास्ते में बताया कि इस घर में एक औरत का कत्ल हुआ था, जो कि उसके कत्ल उसके शौहर ने किया था। उसने औरत को क्यों कत्ल किया ये किसी को पता नहीं चल सका। वो दोनों इस घर में किराए पर रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आए हैं और कहाँ गए। मतलब ये कि सिर्फ बीवी की लाश मिली थी, शौहर की ना तो लाश मिली ना वो खुद मिला। इसलिए ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर खुद फरार हो गया। तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या देखा जो इस कदर खौफजदा हो गए थे? ताबिश ने मुझसे पूछा। मैंने जो कुछ वहाँ हुआ सब ताबिश को बताया तो वो हैरान हुआ। फिर कहने लगा, सच है कि जो लोग नागहानी मौत मर जाते हैं इनकी रूह भटकती है। शायद इस औरत के साथ भी यही मामला हुआ हो।